हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। जिस तरह गाइस आपको पता है, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसकी एप्लीकेशन यानी कि एनर्जी ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द क्वांटाइज ऑर्बिट ये डिटेल से पढ़ लिया, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, आज के लेक्चर में हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे इन द लाइट ऑफ प्रीवियस नॉलेज जो हमने पिछले 2 क्लासेस में पढ़ लिया। देखें गाइस, जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अक्रॉस हाई पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड किया जाता है, तो एक करंट फ्लो करता है, एक चार्जेस फ्लो करता है। उस चार्जेस फ्लो की वजह से हाइड्रोजन जो गैस उस ट्यूब में मौजूद है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट से क्या मतलब गाइज, देखें नॉर्मल सिचुएशन इस तरह होती है कि ये आप कंसिडर करें, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है गाइज, ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस में पड़ा हुआ प्रोटॉन, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल। आम रूटीन में या नॉर्मल रूटीन में इलेक्ट्रॉन n = 1 में हाइड्रोजन की केस में अक्कर करता है। अब और जब इलेक्ट्रॉन इधर अक्कर करता है तो उसको हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है गाइज? ग्राउंड स्टेट में है। ठीक, जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी तरीके से एनर्जी मिल जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर यहाँ पर जंप कर लेता है। ठीक है, इसको एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को यूज़ करेगा यहाँ से यहाँ तक जंप लगाने में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और मोर डीपली इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n = 2, second excited state n = 3, third excited state n = 4 and so on। ठीक है गाइस, लेकिन यहाँ पर काम ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो वो वहाँ पर कितने टाइम रह सकता है गाइज? वो मैक्सिमम रह सकता है 10⁻⁻8 सेकंड, और ये बहुत कम टाइम है गाइज। 10⁻⁻8 सेकंड बहुत कम टाइम है। जब इलेक्ट्रॉन इतने टाइम यहाँ पर गुजारेगा तो इतने ही टाइम में इसने वापस आना है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे या उससे अपर वाले एनर्जी लेवल में, अगर वो बहुत ऊपर चला गया है तो। ठीक है, तो गाइज, तो जब ये वापस आएगा तो ये जो एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस ऑर्बिट्स की एनर्जी कम है, इस ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा है, तो जब वो ज़्यादा ऑर्बिट की एनर्जी से कम वाले एनर्जी में आएगा तो वो जो एनर्जी थी बाकाई एनर्जी के साथ वो क्या करेगा, वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है गाइज, तो इसी तरह हमने किया था, हाइड्रोजन गैस को ले लिया डिस्चार्ज ट्यूब में और उस हाइड्रोजन गैस को किसी तरीके से एक्साइट कर लिया। क्या कर लिया? एक्साइटेड कर लिया। जब हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 10⁻⁻8 सेकंड में वो वापस डी एक्साइट होगा और कुछ रेडिएशन एमिट करेगा। उन रेडिएशन को, यहाँ से काम शुरू हो गया अभी हमारा, उन रेडिएशन को जब हम डिस्पर्जन मीडियम से यानी कि प्रिज्म में से गुजारते हैं, किस चीज़ से में गुजारते हैं? प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो आपको पता है कि प्रिज्म क्या करता है। प्रिज्म उसको डिवाइड करता है वेवलेंथ्स में, कलर में, फ्रीक्वेंसीज में। तो उस लाइट को जो हमें हाइड्रोजन से मिल जाता है प्रिज्म में से गुजार लेते हैं, तो ये प्रिज्म उसको कलर्स में डिवाइड कर लेता है, ये प्रिज्म उसको वेवलेंथ्स में डिवाइड कर लेता है, ये प्रिज्म उसको फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड कर लेता है, और उन कलर्स को, उन फ्रीक्वेंसीज को, उन वेवलेंथ को हम इस डिटेक्टर पर डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये अरेंजमेंट हो जाता है वेवलेंथ्स का, ये अरेंजमेंट हो जाता है कलर्स का, ये अरेंजमेंट हो जाता है फ्रीक्वेंसीज का। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं गाइज? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस से लाइट एमिट हो गया और उस लाइट का हमारे पास स्पेक्ट्रम आ गया, तो इस स्पेक्ट्रम को इसलिए हम हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब गाइज, ये हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को जब देखा गया तो ये 3 रीजन में अक्कर कर रहा था। कौन सी रीजन में? 3 रीजन में अक्कर कर रहा था। उसमें से एक रीजन विजिबल रीजन था, एक अल्ट्रावायलेट रीजन था और एक इंफ्रारेड रीजन था। इसी चीज़ को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और मोर डीपली अगर मैं कहूँ, ये हमारे पास अरेंजमेंट है फ्रीक्वेंसीज का, ये अरेंजमेंट है वेवलेंथ्स का, ये अरेंजमेंट है कलर्स का। आपको पता है गाइज, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जानते होंगे।
ये अल्ट्रा वायलेट रीजन वो रीजन होता है जहां पर रेडिएशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, विजिबल में दरमियानी होती है और इंफ्रारेड रीजन में क्या होती है गाइज, कम होती है। वेवलेंथ्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें गाइज तो ये गालिबन 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक ये रीजन होता है, ये उससे कम वेवलेंथ और ये ज़्यादा वेवलेंथ। ठीक है गाइज, और इस बात को मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया है गाइज। आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन गैस है जब ये एक्साइट होगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये वाला लाइन न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सॉरी n इज इक्वल टू 1 एंड 2 इज इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जंप करेगा और 10⁻⁻8 सेकंड में वापस आएगा, तो तब भी एक रेडिएशन हमें मिल जाती है और उसका वेवलेंथ कुछ अलग होगा। ये यहाँ से n इज इक्वल टू 3 में भी जंप कर सकता है, वापस भी आ सकता है। ये यहाँ से n इज इक्वल टू 4 में भी जंप कर सकता है, वापस आ सकता है। n इज इक्वल टू यानी कि ये जब वापस इलेक्ट्रॉन आएगा n इज इक्वल टू 1 में आएगा, वह वो जोन से ही एक्साइटेड स्टेट में चला गया हो। इस तरह भी हो सकता है गाइज कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से तो चला गया, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल से चला गया किसी भी अपर एनर्जी लेवल में, किसी भी अपर एनर्जी लेवल में चला गया। जब वो 10⁻⁻8 सेकंड में वापस आएगा तो शायद वो n इज इक्वल टू 2 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, न कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। ये पॉसिबिलिटी भी है और इसको अब हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं। इस तरह भी हो सकता है कि ये फर्स्ट यानी कि n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट से चला गया किसी भी हायर एनर्जी लेवल में और दोबारा आता है n इज इक्वल टू 3 में, तो तब हमें रेडिएशन कुछ अलग मिलेंगे, तब हमें स्पेक्ट्रम कुछ अलग तरीके से मिलेगा और वेवलेंथ अलग तरीके से मिलेगा गाइस। इस तरह भी हो सकता है कि ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट से चला गया किसी भी हायर एनर्जी लेवल में और ये दोबारा आया है n इज इक्वल टू 4 में और 5 में। इस तरह भी हो सकते हैं। इस बात को अब हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं गाइस, इस बात को हम मैथमेटिकली देखने वाले हैं। और जब n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो उस बात को हम एक और नाम देंगे, जब n इज इक्वल टू 2 में आएगा तो इस चीज़ को हम एक और नाम देंगे, इसका यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 4 5 के लिए हम अलग अलग नाम देंगे। तो देखें गाइस, बढ़ते हैं मैथमेटिकली वर्क की तरफ। बोहर एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर की एक्सप्लेनेशन देखते हैं गाइस कि बोहर किस तरह इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है इन द प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए, जो हमने पिछले 2 वीडियोस में पढ़ा है, जो नॉलेज हमने सीखा है नील बोहर एटॉमिक मॉडल से, उसको यूज़ करते हुए नील बोहर जो एटॉमिक मॉडल है किस तरह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है, उस बात को अब हम देख रहे हैं। देखेंगे, नाउ लेट अस कंसिडर दैट इफ En represent high energy level and Ep represent lower energy level respectively, then we can say that if अगर इस एनर्जी लेवल को हम n का नाम दे दें और इसको हम p का नाम दे दें, ठीक है गाइस, तो हम क्या कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि इस लेवल के जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो है Ep और इस लेवल की जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है वो है En। और आप देखें गाइज, जो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ द क्वांटाइज ऑर्बिट वाला जो इक्वेशन था, मैथमेटिकली जो सेंटेंस था, उसको हमने कुछ यूं डिराइव किया था कि En इज इक्वल टू माइनस E0, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी थी, ये वो E0 है, उसको हम इस तरह कह सकते हैं। और Ep के लिए वो क्या होगा, वो इस तरह होगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो एमिट करेगा। वो एनर्जी कितनी की बराबर होगी, इन दो एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगी। और अब हम उसको देखते हैं मैथमेटिकली, और उसको हम इस तरह मालूम कर सकते हैं, En माइनस Ep इज इक्वल टू डेल E, ये हमारे पास उसका डिफरेंस आएगा। अच्छा, इस बात को आप देखें गाइज, इसको मैं मज़ीद इस तरह लिख सकता हूँ, डेल E इज इक्वल टू En का इक्वेशन जो है वो माइनस E0 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस E0 डिवाइड बाई p स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए गाइस। अब देखें गाइस, यहाँ से मैं एक चीज़ कॉमन ले लेता हूँ और वो है डेल E इज इक्वल टू माइनस E0 इंटू, यहाँ से माइनस बाहर चला गया, 1 रह गया, डिवाइड बाई n स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस रहेगा, ये माइनस बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई p स्क्वायर। यहाँ तक आप समझ गए गाइस। अब यहाँ से आगे देखें गाइस कि क्या होने वाला है। अब देखें, आप जानते हैं गाइस, एक रिलेशन को, एक यूजफुल रिलेशन है
फिजिक्स में आप उसको पढ़ चुके हैं गाइज, आप उसको जानते हैं गाइज कि हम स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। एक ये इक्वेशन हम यूज़ करने वाले हैं अभी, और एक ये इक्वेशन हम यूज़ करने वाले गाइस कि आप प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से ये जानते हैं E इज इक्वल टू एच एफ। ये दो इक्वेशन अब हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखें E की जगह मैं लिख सकता हूँ एच एफ, तो ये इक्वेशन इम्प्लाइज करेगा E की जगह आएगा एच एफ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू 1/n² माइनस 1/p²। ये आ गया गैस। ये एम्प्लाइज करता है h अपनी जगह पर f की जगह मैं लिख सकता हूँ c/λ। ये मैंने लिख लिया गाइस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू 1/n² माइनस 1/p²। अब देखिए गाइस, इस लेमडा को मैं इस यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ। एच सी को मैं दोनों तरफ, अगर एच सी को, इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ एच सी से डिवाइड करूँ तो ये एम्प्लाइज करेगा कि 1/λ इज इक्वल टू माइनस ई नॉट डिवाइड बाई एच सी इंटू 1/n² माइनस 1/p²। ये आ गया गाइस। अब अगर हम क्या करें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा गाइस, 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई एच सी इंटू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो कुछ यूँ हो जाएगा 1/p² माइनस 1/n²। ये आ जाएगा गाइस। अब देखें गाइस, इस चीज़ को एक नाम देते हैं और वो है ई नॉट डिवाइड बाई एच सी। इसको कहा गया कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। और इसकी डायमेंशन क्या है गाइस, यानी कि ये कौन से नेचर को शो कर रहा है, तो मैं कहूँ तो ये नेचर पर मीटर को शो कर रहा है। और इसकी वैल्यू अब हम लिखेंगे, लेकिन पहले इसकी जगह ये रेडबर्ग कांस्टेंट लगा लेते हैं, या उसको हम आर एच कहते हैं। तो ये इक्वेशन कुछ यूँ हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आर एच इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अच्छा देखिए गाइस, ये है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जिसको अब हम मज़ीद यूज़ करेंगे और आपको हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सीरीज़। ये जो आर एच है इसकी वैल्यू है 1.0974 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ पर मीटर। अब इस इक्वेशन को अब हम यूज़ करने वाले हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कंक्लूजन यहाँ से निकलने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। जिस तरह अब हमने बात की गाइस कि ये एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करें n इज़ इक्वल टू 1 में, तो तब जो रेडिएशंस हमें मिलेंगे, देखें जब n2 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो एक वेवलेंथ हमें मिलेगा। जब n3 इज इक्वल टू n1 तक आएगा तो दूसरा वेवलेंथ मिलेगा। n3 इज इक्वल टू n1 से n3 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3 से n1 तक आएगा तो एक और वेवलेंथ मिलेगा। अब इस बात को अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैथमेटिकली, यानी कि जो लोअर एनर्जी लेवल था जिसको हमने P कहा था, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n इज इक्वल टू 1 में आएगा, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल यानी कि P अगर 1 हो, क्या होगा इस 1 हो, तो ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, यानी कि P जो लोअर एनर्जी लेवल है 1 के बराबर है, 1 माइनस n²। और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा आर एच 1 माइनस 1/n²। ये अब देखें गाइस, यहाँ से जो हमें ये वेव लेंथ मिलेगा इसको हम कहेंगे लेमन सीरीज। जो हमें सीरीज ऑफ वेव लेंथ मिलेगा उसको हम कहेंगे लेमन सीरीज, यानी कि जब हायर एनर्जी लेवल, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आता है एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 1 में,
n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो जो हमें मुख्तलिफ वेवलेंथ मिलेंगे, मुख्तलिफ सीरीज़ मिलेंगे, एक सीरीज़ मिलेगा वेवलेंथ का, उस सीरीज़ को हम लेमन सीरीज़ कहेंगे। और इसके साथ हम इस तरह लिखते हैं कि लेमन सीरीज़ को जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जहाँ पर p इज़ इक्वल टू 1 होगा और n इज़ इक्वल टू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये हो सकता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ को हम कहते हैं लेमन सीरीज़। अब देखें इस डायग्राम को, जब डी एक्साइटेशन n इज़ इक्वल टू 2 में हो तो हमें कौन सा सीरीज़ मिलेगा। और एक मज़ीद बात मैं आपको बताऊं गाइज, यहाँ से जो हमें वेवलेंथ्स मिलेंगे वो कौन से रीजन में अकर करेंगे, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में अकर करेंगे। यानी कि कहने का मतलब लेमन सीरीज़ से जो हमें वेवलेंथ मिलेंगे वो बहुत कम होंगे, हाई फ्रीक्वेंसी वाले होंगे, हाई एनर्जी वाले होंगे। दूसरी बात पे आते हैं, बाल्मर सीरीज़ जिसको हम कहते हैं गाइज। अब देखें इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूँ 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया उसको, रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, जहाँ पर p अगर यानी कि डी एक्साइटेड स्टेट वो p इज इक्वल टू 2 हो और n इज इक्वल टू 3, 4 और इन्फिनिटी तक हो, तो यहाँ से जो वेवलेंथ की हमें सीरीज़ मिलेगी उसको हम कहते हैं बेलमर सीरीज़। और ये सीरीज़ विजिबल रीजन में अकर करता है। मैं आपको उस डायग्राम से बताऊं, ये है विजिबल रीजन कौन सी सीरीज़ में अकर करता है, बेलमर सीरीज़ में अकर करता है। और इसको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे गाइज तो साथ साथ में बताता भी जाऊंगा कि ये वो सीरीज़ है और ये वो सीरीज़ है। पेस्टन सीरीज़ पे आते हैं गाइज। पेस्टन सीरीज़ क्या कहता है कि वेवलेंथ्स आपको मिलेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब डी एक्साइटेड स्टेट कौन होगा और अपर एनर्जी लेवल वाला कौन होगा। तो n इज इक्वल p इज इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ पर है p इज इक्वल टू 3, यानी कि डायग्राम से अगर मैं बताऊं तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूं कि n इज इक्वल टू 3 में जब डी एक्साइटेशन हो रही हो तो एक वेवलेंथ, यहाँ से देखें एक वेवलेंथ, दूसरा, तीसरा, एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ हमें मिलेगा अप टू सो ऑन। बहुत सारे इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, तो किसी भी एनर्जी लेवल से अगर डी एक्साइटेड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, जंप कर रहा है n इज इक्वल टू 3 में, तो हमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मिलते हैं, एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ मिलता है। उस सीरीज ऑफ वेवलेंथ को हम पेस्टन सीरीज कहते हैं जब p इज इक्वल टू 3 हो और n इज इक्वल टू 4 से आगे आगे इन्फिनिटी तक हो। तो इस सीरीज़ को हम पेस्टन सीरीज़ कहते हैं जब लोअर एनर्जी लेवल p के बराबर हो और हायर एनर्जी लेवल 4 से आगे आगे इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और गाइज मैं आपको बताऊं तो ये इंफ्रारेड रीजन में अकर करता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 700 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है गाइज, अब देखें ब्रैकेट सीरीज़, यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं जो अभी हमने डिराइव किया 1 बाई लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर p हो इज इक्वल टू 4 और n 5 से आगे आगे इन्फिनिटी तक हो। यानी कि मैं अगर बात करूं तो इस एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 4, इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूं। और यहाँ पर जो है हमें मुख्तलिफ वेवलेंथ्स मिलेंगे, एक सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ मिलेगा और उस सीरीज़ को हम ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं। और आखिरी सीरीज़ की मैं बात करूं तो वो है पी फॉन्ट सीरीज़। और इस इक्वेशन को मैं लिखूँ 1 बाई लेमडा आर एच इज इक्वल टू आर एच 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर p हो इज इक्वल टू 5 और n 6 अप टू इन्फिनिटी हो। यानी कि मैं इस एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह हमें मुख्तलिफ सीरीज़ ऑफ वेवलेंथ्स मिलते हैं और फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में या एटॉमिक स्पेक्ट्रा की टर्मिनोलॉजी में उन सीरीज़ को लेमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पेस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फॉन्ट सीरीज़ के जैसे नामों से जाना और पहचाना जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ कमी पेशी हो गई है तो उसके लिए माजरत। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल। अल्लाह हाफिज़।